आखिरी क्लास में हम लोगों ने भी देखा था कि जो हम लोग पढ़ने वाले थे वो कौन सा चैप्टर था? वर्ब। ठीक। वर्ब होता क्या है? एक साधारण से शब्दों में हम लोग जब बचपन से याद करके आए हुए हैं कि सर वैसा काम जो क्रिया को दर्शाता है उसे हम लोग वर्ब कह रहे होते हैं। ठीक है। क्रिया कैसे हो सकती है? एक तो हम लोग साधारण से शब्दों में देखें कि सर मेन जो होता है वर्ब वो कौन से होते हैं? V1 V2 V3 V4 V5। लेकिन क्या हर बार जो वर्ब हैं वो सिर्फ एक्शन दर्शाने के काम में आते हैं या किसी और के काम में भी आते हैं? ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे क्लियर करके। इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर थे के माध्यम से हम लोग वर्ब को पढ़ रहे थे वो ये थे। वर्ब हमारे पास में थे, उसे हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग साधारण शब्दों में से हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब की मदद करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कह रहे होते हैं। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? दो होते हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बी फॉर्म, दूसरा हैव फॉर्म और तीसरा डू फॉर्म। ये सारे मिलकर के काम कैसे करेंगे? या तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे या तो मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। कौन से कंडीशन में ये हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, कौन से कंडीशन में ये मेन वर्ब रहेंगे, उस चीज को हम लोग आगे जाकर के देखेंगे। पर फिलहाल अगर ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह दिया गया तो ये हेल्पिंग वर्ब है। बी फॉर्म जो होता है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? इज, एम, आर प्रेजेंट में, और वाज और वर पास्ट में। ठीक है। हैव फॉर्म जो होते हैं उनके प्रेजेंट में हैव और हैज, और पास्ट में हैड आ रहे होते हैं। डू फॉर्म जो होता है उसके प्रेजेंट में डू और डज, पास्ट में डिड आ रहे। इतना क्लियर है? उसके बाद जो हमारे सेकंड पार्ट है वो क्या है? मॉडल्स। मॉडल्स में हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 13। कौन कौन से होते हैं? shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, used to। ये सारे के अलग अलग यूजेस हैं। इनमें से दो ऐसे हैं जिनसे हम लोग रूबरू होंगे आज तक, shall और will। shall और will का यूज कहाँ कर रहे होते हैं? फ्यूचर के सेंटेंसेस में यूज कर रहे होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं जिसका सेंस हमें फ्यूचर में देना हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस दर्शाना हो, परफेक्ट दर्शाना हो, इंडेफिनिट दर्शाना हो, वो बाद में मैटर कर रहा होता है। ठीक है। मेन वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं? आज तक हम लोग मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया समझ रहे थे। मुख्य क्रिया क्या होते हैं? सर फाइनाइट वर्ब होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब। दो टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट। वो होते हैं जिसके साथ में हम लोग बेसिक से नॉर्मल से माइंड में लेकर के बैठे हैं ना। सर V1 V2 V3 V4 V5 जो होते हैं वो हम उसे क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब जानते हैं, जिसे हम लोग मेन वर्ब कह करके पढ़े आ रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वही होता है जो दिखता फाइनाइट वर्ब की तरह है पर वो होता फाइनाइट वर्ब नहीं है। कई बार वो नाउन की तरह काम करता है, कई बार एडजेक्टिव की तरह काम करता है, कई बार एडवर्ब की तरह काम कर रहा होता है। इस जगह पे देखिए ये जो V1 है उसके साथ में टू आ गया तो ये इन्फिनेटिव है। जब 2 + V1 एक नाउन की तरह काम करे तो उसे क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कह रहे होते हैं। जब वर्ब का चौथा फॉर्म एक नाउन की तरह काम करे उसे क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं। जब वर्ब का चौथा फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और जब वर्ब का तीसरा फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे क्या कहते हैं हम लोग? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। यानी कि इस जगह पे ये काम कैसे करेगा? एडजेक्टिव की तरह, और इस जगह पे ये नाउन की तरह काम करेगा। यहाँ भी ये। इतना समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ? ये बेसिक से स्ट्रक्चर थे, इससे आगे देखते हैं। एक साधारण से शब्दों में हम लोग पहले पढ़ते थे ऑल द एक्शन वर्ड्स आर नॉन एज हर। ठीक है। सारी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, सारे काम को, जिस एक ऐसा वर्ड जो कोई भी काम को दर्शा रहा हो तो हम लोग क्या कह रहे थे? क्रिया कह रहे थे। अब इस जगह पे थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हुई है, समझिएगा। वर्ड्स दैट शोज एक्शन, एक तो एक्शन दिखाएगा ही, यानी कि कोई जो काम हो रहा है किस तरीके से हो रहा है वो तो दिखाएगा। उसके साथ क्या दिखाता है? पॉसेशन चीज है। उसके आगे स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कोई चीज किस अवस्था में एग्जिस्ट कर रही है, कोई चीज क्या है उस चीज के बारे में बात कर रहा है। पॉसेशन यानी कि किसी का कुछ अधिकार दिखाना। जिस जगह पे पॉसेशन दिखाना हो, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना हो, एक्शन दिखाना हो, उस जगह पे वो जो वर्ड्स यूज होते हैं, एक ऐसा वर्ड जो मैं स्टेटस दिखा रहा हूँ, जो मैं एक्शन दिखा रहा हूँ, जो मैं पॉसेशन दिखा रहा हूँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब के नाम से जान रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि आप एक लड़का हो, ठीक है, आप एक लड़का हो तो यू आर अ बॉय। आर क्या काम कर रहा है? आपकी स्टेटस शो करने की काम कर रहा है, वो आपकी स्थिति शो करने की काम कर रहा है, आप कौन सी स्टेट में हो वो चीज शो करने का काम कर रहा है। तो जो स्टेट शो करने का काम करे उसे भी हम लोग वर्ब कह रहे हैं। यू हैव अ पेन, आपके पास एक कलम है, यानी कि जो हैव है वो क्या दिखा रहा है? कि आप किसी चीज को प्रोसेस कर रहे हो, कोई चीज आपके पास है। तो हैव जो वो पोसेशन दिखाने का काम कर रहा है, यानी कि वो भी एक वर्ब है। ठीक है। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ।
इस जगह पे जो रीड है वो पढ़ने का काम कर रहा है, यानी कि एक्शन दिखाने का काम कर रहा है, वो भी वर्ब है। यानी कि हमने क्या देखा कि एक ऐसा वर्ड जो एक्शन दिखा, स्टेटस दिखा या पोजीशन दिखा, उन सारे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, अगर ये थोड़ा वर्ड बड़ा लग रहा होगा ऑक्सिलरी, तो इसे साधारण शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। घबराने की बात नहीं कि सर बहुत बड़े बड़े वर्ड लिखे हुए हैं तो ऑक्सिलरी को हम लोग समझेंगे कैसे। ऑक्सिलरी को हम लोग हमेशा के लिए हेल्पिंग वर्ब कंसीडर कर सकते हैं। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी फॉर्म आते हैं। अब बी फॉर्म किस तरीके से काम करता है ये बहुत साधारण शब्दों में समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको वर्ब नहीं समझ में आएगा तब तक आपको टेंस नहीं समझ में आएगा, और अगर आप टेंस ना समझोगे तो आपको वॉइस ना समझ में आएगा, वॉइस ना समझोगे तो सारी चीज़ें आपकी जब पहले से कमजोर हो चुकी हो तो नरेशन आगे जाकर के समझ में आने वाली चीज़ें नहीं है, यानी कि आपकी पूरी इंग्लिश कमजोर हो जाएगी। तो बेसिक जो होते हैं वो नाउन प्रोनाउन जो होते हैं वो तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हैं। अब जो आया वर्ब, इसे भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले वर्ब को समझते हैं बहुत अच्छे से। बी फॉर्म जो होता है, बी फॉर्म के प्रेजेंट में क्या होते हैं, इज एम आर, और पास्ट में वाज वेयर। ये तो हम लोग रट लिए कि इज एम आर वाज वेयर बी फॉर्म होते हैं। और बी फॉर्म को यूज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लगाने के बाद वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा होगा, किस जगह पे उसे रखने के बाद वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, किस जगह पे लगाने के बाद वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, वो चीज को देखते हैं। ठीक है। When only be form of verb is used in a sentence without any main verb, the sentence denotes the states of समथिंग। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस है जिस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ बी फॉर्म आया, एक ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ बी फॉर्म आया, यानी कि या तो इज आया, या तो एम आया, या तो आर आया है, या तो वाज, या तो वर आया, उसके साथ में कोई मेन वर्ब नहीं आया, विदाउट एनी मेन वर्ब, यानी कि कोई मेन वर्ब उस जगह पे नहीं है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आया, यानी कि बी फॉर्म आया है, वो सेंटेंस कैसे काम कर रहा होता है वो चीज को देखिए। राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, इस जगह पे राम हमारा नाउन है, बॉय भी हमारा नाउन है, ए हमारा आर्टिकल है, और ये जो इज है वो बी फॉर्म का वर्ब है, इज एम आर बी फॉर्म का वर्ब है। इसके बाद कोई मेन वर्ब आया है क्या, नहीं आया। यानी कि एक सेंटेंस में जब बी फॉर्म अकेले आएगा तो वो क्या दिखाने का काम शो करता है, स्टेट शो करने का काम करता है, स्टेटस दिखाने का काम करता है। इस जगह पे राम एक लड़का है वो बताने का काम कर रहा है, यानी कि राम का स्टेटस क्या है, एक लड़का होना। ठीक है। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, यानी कि इसकी स्टेटस दिखाई जा रही, किताब की स्टेटस दिखाई जा रही कि यह एक किताब है। इज लगाना हो, आर लगाना हो, एम लगाना हो, वाज लगाना हो, वर लगाना हो, और उसके साथ में कोई मेन वर्ब नहीं लगाना हो, तो वो सारे सेंटेंसेस आकर के क्या दर्शा रहे होंगे, आपको स्टेटस दिखा रहे होंगे, ना कि कोई एक्शन दिखा रहा होगा। ठीक है। यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी हो, सारे लोगों के लिए बोला गया। ठीक है, आप सारे लोग स्टूडेंट्स हो। ठीक है। अच्छा ये, अच्छा तो ठीक है, यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग छात्र हो, यानी कि ये आप लोग की स्टेटस दिखाने की बात कर रही है, आप लोग की स्टेट ऑफ बीइंग, आप लोग कौन से स्टेट में हो, आप लोग स्टूडेंट के स्टेट में हो। वाटर इज कॉल्ड, पानी कैसा है, पानी ठंडा है, यानी कि वाटर हमारा नाउन, कोल्ड भी हमारा किसी ना किसी तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्वालिटी बताने का काम कर रहा है पानी का। और ईज जो हमें क्या दिखा रहा है, स्टेटस दिखा रहा है पानी का, पानी का स्टेटस कैसा है, ठंडा है। ठीक है। स्काई इज ब्लू, आसमान कैसा है, नीला है, यानी कि आसमान की स्थिति दिखाने के लिए इज का यूज किया गया है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, तो इज क्या हो जाएगा हमारा, स्टेट शो करने के लिए यूज किया जा रहा है। अगर वाज वर लगाना चाह रहे हो, देवर फार्मर्स, वे लोग किसान थे। ठीक है। वे लोग किसान थे, तो वे लोग की स्थिति दिखाने की बात की जा रही है, स्टेटस दिखाने की बात की जा रही है, कब, पास्ट की दिखाने की बात की जा रही है, जब पास्ट में वो लोग क्या थे, किसान थे, यानी कि उनकी स्टेटस वर के सारे दिखाया जा रहा है। तो इस जगह पे ये जो वर आया वो कौन से फॉर्म का वर्ब है, बी फॉर्म का है, पास्ट का है, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो पास्ट में दिखाया या प्रेजेंट में यूज हो, बी फॉर्म का प्रेजेंट यूज हो या पास्ट यूज हो, पर बिना मेन वर्ब का आ रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट दिखाने वाले वर्ब के नाम से जान रहे होते हैं। इतना क्लियर है। लेकिन वो उसी जगह पे देखिएगा पीछे क्या लिखा हुआ कि बट वेन इट इज यूज्ड
with main verb, it act as helping verb and denotes time of action. समझिएगा, जब ये हेल्पिंग वर्ब अकेले आ रहे होते हैं तो कैसे काम कर रहे होते हैं, स्टेटस दिखा रहे होते हैं। अगर प्रेजेंट का लगा हुआ बी फॉर्म इज एम आर लगा है तो प्रेजेंट का स्टेटस दिखाएगा, अगर पास्ट का वाज वर लगा है तो पास्ट का स्टेटस दिखा रहा होगा। इतना समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब वही चीजें मेन वर्ब के साथ में आ रहे होंगे तो भी वो स्टेटस दिखा रहा होगा क्या, नहीं दिखा रहा होगा। तो वो क्या दिखाएगा, एक्शन दिखाएगा। लेकिन एक्शन दिखाने के साथ में इज एम आर जो है वो क्या दिखा रहा होगा, टाइम दिखा रहा होगा कि ये जो एक्शन हुआ वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में, वो चीजों को क्लियर कर रहा होता। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर स्टडिंग, आप लोग अध्ययन कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ये स्टडी एक वर्ब है, मेन वर्ब है ना, पढ़ना मेन वर्ब है। इसके पहले कौन सा वर्ब आया, ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन से फॉर्म का वर्ब है, बी फॉर्म का वर्ब है, इज एम आर वाला है, ठीक है। इस जगह पे बी फॉर्म के बाद में एक मेन वर्ब आया, बी फॉर्म के बाद में एक मेन वर्ब आया। ये सेंटेंस आपको क्या दिखा रहा है, स्टेटस दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है या पोजीशन दिखा रहा है। क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, आपके पढ़ने का काम हो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक्शन हुआ कब है, ये हम लोग किसके मदद से जान रहे हैं, आर की मदद से जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, या तो आप पढ़ रहे हो यानी कि प्रेजेंट में ही तो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आर आपको क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट दिखा रहा है, पास्ट दिखा रहा है, फ्यूचर दिखा रहा है। यानी कि ये जो बी फॉर्म है ये आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दिखाएगा, यानी कि टाइमिंग दिखाएगा। ये जो एक्शन है वो कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या तो फ्यूचर में हो रहा है। अच्छा चल रही है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसे सेंटेंस को चेंज करते हैं। यू वर स्टडिंग, मैंने सेंटेंस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया है, बस आर को वर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और आप लोग ये भी जान रहे हो कि ये जो वर है ये भी कौन से फॉर्म का वर्ब है, बी फॉर्म का ही है, लेकिन बी फॉर्म का पास्ट में। ये सेंटेंस का मतलब है आप लोग पढ़ रहे हैं और इसका मतलब है आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। यहां भी ये तो एक्शन ही दिखा रहा है, ये भी सेंटेंस में एक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये जो वर है वो क्या दिखा रहा है आपको, पास्ट दिखा रहा है। यानी कि अब हमें ये तो क्लियर हो गया ना कि सर बी फॉर्म के जो वर्ब है, बी फॉर्म के जो वर्ब है इज एम आर वाज वेयर, वो अगर उसके साथ में मेन वर्ब आ रहा होता तो वो तो एक्शन दिखा रहे होते, ये तो क्लियर है। पर वो किस स्टेट में आए, अगर प्रेजेंट के स्टेटस में आए हैं तो वो प्रेजेंट दिखा रहे होते हैं, और अगर पास्ट के स्टेटस में आए तो पास्ट दिखा रहे होते हैं, यानी कि वो टाइम को दर्शा रहे होते हैं। बी फॉर्म अगर मेन वर्ब के साथ में आया तो सबसे पहला एक्शन दिखा रहा होता है और उसके साथ में उसका टाइम बता रहा होता है कि वो एक्शन हुआ कब है। तो ये पढ़ने का एक्शन पास्ट में हुआ था, ये पढ़ने का एक्शन प्रेजेंट में हो रहा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्या आपके पास हैव फॉर्म। जिस प्रकार से आपने बी फॉर्म को देखा, अगर बी फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आएंगे तो हैव फॉर्म भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यदि बी फॉर्म किसी सेंटेंस में अकेला आता है, सारे लोग जवाब दीजिएगा, अगर बी फॉर्म किसी भी सेंटेंस में अकेला आता है, इज एम आर या वाज वेयर आता है, तो वो क्या शो करता है, स्टेटस शो करता है। कौन क्या है वो चीज दिखा रहा होता है। पानी ठंडा है तो उसकी स्थिति बता रहा होता है, बर्फ अगर ठंडा है तो उसकी स्थिति बता रहा होता है, आसमान अगर सफेद है तो आसमान की अभी करंट सिचुएशन को दिखा रहा होता है। आप लड़के हो तो आप क्या हो वो दर्शा रहा होता है, ये बेंच है तो बेंच की कंडीशन दिखा रहा होता है, ठीक है। इन चीजों को दर्शाने के लिए अगर यूज किया जा रहा होता है बी फॉर्म को तो वो स्टेटस दिखा रहा होता है। लेकिन उसी जगह पे यदि अगर बी फॉर्म के बाद मेन वर्ब आता है तो बी फॉर्म किस तरीके से काम करता है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, और उस जगह पे वो बी फॉर्म क्या दर्शा रहा होता है, वो एक्शन का टाइम दिखा रहा होता है। इतना क्लियर है। अब इस जगह पे जो हैव फॉर्म है सेम उसी पैटर्न में आएगा कि यदि हैव फॉर्म अकेले आता है, यदि हैव फॉर्म अकेले आता है बिना मेन वर्ब का, तो वो क्या डेनोट करता है, पॉसेशन डेनोट करता है। पॉसेशन कैसे डेनोट करता है देखिएगा, यू हैव बुक्स, आपके पास किताबें हैं, ठीक है। तो ये जो हैव है वो कोई एक्शन दिखा रहा है क्या, आपके पास किताब है तो आप कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, नहीं है।
आपके पास कुछ है, वो चीज को दर्शाने के लिए यूज किया गया, तो इसे क्या कहते हैं, पोजीशन दिखाना कहते हैं। यानी कि हैव क्या दिखा रहा है इस सेंटेंस में ला करके, ठीक है। अगर इस जगह पे लिखूं, कंफ्यूजन है कुछ, उसके पास बेंचेज हैं, बहुत सारे बेंच हैं, ठीक है। यानी कि ही के साथ मैंने हैज लगाया, यू के साथ मैंने हैव लगाया। इस जगह पे हैव दर्शा रहा है कि उसके पास, यानी कि आपके पास कुछ है, और इस जगह पे हैज दर्शा रहा है कि उनके पास कुछ है, ठीक है। यानी कि इस जगह पे भी क्या दिखाया जा रहा है, पॉसेशन दिखाया जा रहा है। और मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को ये पता है कि किस जगह पे हैव लगता है, किस जगह पे हैज लगता है? नो सर। इज एम आर कहाँ लगता है, ये पता है? कहाँ लगता है? नहीं, रट्टा वाली चीज है। हाँ, इतनी कंफ्यूजन कैसे हो सकती है भाई? ये एक्सेप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। यानी कि एक साधारण सी वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग कि सर इज एम आर जो है वो सिंगुलर प्लूरल में बांटा जा रहा है, वाज वर सिंगुलर प्लूरल में बांटा जा रहा है, हैव है सिंगुलर प्लूरल में बांटा जा रहा है, और हैड को भी सिंगुलर प्लूरल में बांटा जा रहा है। अब सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, वो चीज को तो हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं ना, उनको पढ़ रहे थे उसी समय कि सर यदि एक चीज है जिसे हम लोग गिन रहे हैं तो वो सिंगुलर है, और एक से ज्यादा चीज है जिसे हम लोग गिन पा रहे हैं तो वो प्लूरल है, और अगर ऐसी चीज है जिसे हम लोग गिन ही नहीं पा रहे हैं तो वो सिंगुलर है। जिन चीजों को हम लोग नहीं गिन पाते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब इस जगह पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं प्रोनाउन को ले रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, आई वी यू ही सी इट दे, और अगर कोई नाम लेते हैं तो कोई नाउन हो जाता है, ठीक है। तो उन चीजों को हम लोग लेते हैं कि उसमें से सिंगुलर कौन होगा और प्लूरल कौन होगा। आई क्या होगा, सिंगुलर क्या होगा, आई प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा? आई एक्सेप्शन में जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, ठीक है, जिसके साथ में रूल नहीं लग रहे होते, ठीक है। आई दिखता, जैसे कि मैं बोलूँ आई, यानी कि मैं अकेले दिख रहा हूँ, अकेले दिख रहा हूँ इन द सेंस कि मैं सिंगुलर दिख रहा हूँ, पर मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, इससे एक्सेप्शन में रखा गया है, ठीक है वो छुपे हुए बैकग्राउंड में, ठीक है। उसके आगे जो आता है वी, वी यानी कि हम लोग, तो हम लोग क्या है, एक इंसान है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, यानी क्या होगा वो, प्लूरल। यू, यू यानी कि तुम लोग, आप लोग, सिंगुलर या प्लूरल है? यू सिंगुलर है या प्लूरल है? यू वर कुछ नहीं होता है, आपका भी यू ही होता है, आप लोग का भी यू होता है, तुम का भी यू होता है, तुम लोग का भी यू होता है। यू को हमेशा हम लोग प्लूरल मानेंगे क्योंकि वो आप लोग को दर्शा रहा होता है, ठीक है। आप सुनिएगा तब तो, जैसे कि इंडिया में एक रीति रिवाज चलता है ना, कस्टम के अनुसार से, कि अतिथि देवो भव, ठीक है। तो जो सामने वाले आते हैं ना, उसे हमेशा एक से बढ़ करके माना जा रहा होता है, यानी कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं और एक गेस्ट आया तो सारा नाश्ता लेकर के उनको दे दिया जाता है, होता है ना। तो यू को हमेशा उस जगह पे कंसीडर करना होता है जिस जगह पे उसे हम लोग प्लूरल मान करके चल रहे होते हैं, चाहे वो आर लगाना हो, ठीक है। यू के साथ कभी ईज लगता हुआ नहीं देखेंगे, यू के साथ कभी वाज लगता हुआ नहीं देखेंगे, ठीक है। उस जगह पे उन चीजों के साथ में हम लोग प्लूरल कंसीडर कर रहे हो, तो ठीक है। अब हम लोग मान लिए, आई को मान लिए एक्सेप्शन में से, वी को प्लूरल, यू को प्लूरल, ही क्या होगा, ही यानी कि वह सिंगुलर है। सी अगर मानू तो, ईट अगर मानू तो, दे मानू तो, कोई नाम अगर ले लू तो, नाम, ठीक है, नाउन है, नाउन सिंगुलर हो गया प्लूरल होगा? एक नाम देता हूँ, एक नाम यानी कि सिंगुलर, और नाम प्लस नाम ले लो तो, यानी कि एक नाम के साथ में राम एंड श्याम, वो प्लूरल हो जाएंगे। इतना डाटा क्लियर है?
अब समझिएगा ये फंडा को। आपके पास बी फॉर्म में कितने वर्ड थे प्रेजेंट में? इज, एम, आर। और पास्ट में वाज और वर। हैव फॉर्म में हैव और पास्ट में हैड। डू फॉर्म में ठीक है। अब आपको यहां से ये समझना है कि यदि बी फॉर्म किसी सब्जेक्ट के अनुसार से आता है तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा? इज लगेगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगेगा। लेकिन वो एक्सेप्शन एक दिया हुआ आई, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? वर। नहीं दिख रहा क्लियर? मेरे आगे पूरे ज्यादा नुकसान हो जाएगा फिर। अच्छा समझिए अब समझ में आ रहा? अब इस जगह पे जहां दो वर्ड है वहां समझना थोड़ा आसान होता है, यानी कि एक सिंगुलर होगा एक प्लूरल होगा। सिंगुलर और प्लूरल समझने के लिए साधारण सा वर्ड है, अगर एक टेक्निक लगाते हैं कि जिसके लास्ट में एस लगा रहेगा वो सिंगुलर, बाकी जो बच जाएगा वो प्लूरल। ठीक है। जैसे कि एम जो है, एम को तो हम लोग एक्सेप्शन में लेके उठा करके, अब हमारे पास यहाँ कितने बचे? इज और आर। ठीक है, यानी कि जिसके लास्ट में एस है उसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं। तो इज के लास्ट में एस है, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो उसके साथ में क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और जो बच गया यानी कि वो प्लूरल के साथ में आने वाला है। तो जो भी प्लूरल होंगे, चाहे वो वी हो, यू हो, दे हो, एक से ज्यादा इंसान आ रहे हो तो आर लगेगा। पास्ट में भी सेम फंडा अप्लाई करेंगे कि अगर जिसके लास्ट में एस है उसे सिंगुलर मानेंगे, वाज लग जाएगा। ठीक है, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ में हम लोग वाज लगाएंगे जब बात पास्ट की जा रही हो, बीते हुए बात की जा रही हो तब। और अगर वही जब एक से ज्यादा लोग होंगे काम करने वाले, यानी कि वी होंगे, दे होंगे, यू होंगे, एक से ज्यादा लोग यानी कि 2 से 3 नाम एक साथ में जुड़ा हुआ, उस जगह पे क्या होगा? वर यूज कर। वही फंडा हम लोग इस जगह पे भी यूज कर रहे होंगे कि उसके जिसके लास्ट में एस है उसे सिंगुलर, जो बच गया उसे प्लूरल मान लेंगे। नेम प्लस नेम यानी कि एक से ज्यादा इंसान है, दो नाम है यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में वर लगेगा। सिर्फ वाच सिंगुलर के साथ में लगेगा। क्लियर? अब जिस समय हमें पॉसेशन दिखाना हो, यानी कि पॉसेशन दिखाना हो जब काम करने वाला शख्स एक हो, तो उस जगह पे क्या लगाएंगे? जब काम करने वाला शख्स एक हो तो उस जगह पे हैज लगाएंगे। जब पॉसेशन दिखाने वाला, जिस इंसान की पॉसेशन दिखाई जा रही है अगर वो एक है तो वो क्या होगा? हैज लग जाएगा। और जिस इंसान की पॉसेशन दिखाई जा रही है अगर वो एक से ज्यादा है तो हैव लगेगा। पर इस जगह पे भी एक्सेप्शन फॉलो करेगा। आई अकेला दिखेगा लेकिन अपने साथ लेगा क्या? हैव लेगा। ठीक है, वो बी फॉर्म में भी एक्सेप्शन दिखा करके अपने लिए नया वर्ड लेकर के आया एम, और हैव फॉर्म में भी अपना एक्सेप्शन दिखा करके वो प्लूरल की तरह रिएक्ट कर रहा है और क्या ले रहा है अपने साथ में? हैव ले रहा। क्लियर? यानी कि आई अपने साथ में हैव फॉर्म में हैव लेगा, हैज नहीं लेगा, सिंगुलर दिख रहा है फिर भी। और बी फॉर्म में अपने साथ में एम लेगा, एम लेगा, इज और आर नहीं लेगा। आई एक ऐसा वर्ड है ना, जब इसे स्टेटस दिखाना होगा तो ऐसा नहीं कि ये सिंगुलर दिख रहा है तो अपने साथ में इज ले लेगा। जब स्टेटस दिखाना हो तो ये क्या लेगा अपने साथ में? एम लेगा। ठीक है, और यही वर्ड को अगर अपना पोजीशन दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो किसी चीज, अगर कोई चीज इसके पास है तो उस चीज के लिए, अगर ये तो सिंगुलर दिख रहा है इतना तो जान रहे ना, आई मतलब मैं यानी कि सिंगुलर दिख रहा है, तो इसके साथ में इसके अनुसार से क्या लगना चाहिए था? हैज लगना चाहिए था, लेकिन हैज नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। इसलिए इसे एक्सेप्शन में मैंने रखा। ये दोनों जगह पे अलग अलग रूल को अप्लाई कर रहा होता। आई हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, आई और यू। ठीक है, यू आपको कभी कभी सिंगुलर भी दिखता है कभी प्लूरल दिखता है, लेकिन उसे हमेशा क्या मानना है? प्लूरल मानना। और उसके साथ में हैव लगेगा, वाज लगेगा नहीं, वर लगेगा और आर लगेगा। यू के साथ में आर, वर और हैव लगेगा। आई के साथ में एम, इस जगह पे आई के साथ आप वाज भी लगा सकते हैं, आई के साथ वर भी लगते हैं बहुत अलग अलग केसेस में। इस जगह पे वाज लगा लीजिएगा आप। ठीक है, और इस जगह पे क्या लगेंगे आपके साथ में? हैव लगेंगे।
बाकी बात जो पास्ट दर्शाना होता है, पोजीशन दिखाने के लिए, उस जगह पे क्या लगते हैं, वो हैड लग रहे होते हैं हर जगह पे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक ही वर्ड है पास्ट दिखाने के लिए। तो आई के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, यू के साथ भी हैड, ही सी इट दे जितना भी है सबके साथ हैड लगेंगे। एक नाम हो तो भी हैड, एक से ज्यादा नाम हो तो भी हैड ही लग रहे होंगे, आई के साथ सबके साथ में हैड। ठीक है, लास्ट आपके पास क्या बचते हैं, डू फॉर्म। सब जा रहे हैं, ठीक है जाइए। When do form is used, जब do form यूज किया जाता है with a main verb, जब do form का यूज किसके साथ में किया जा रहा होता है, एक मेन वर्ब के साथ में किया जा रहा था। मेन वर्ब क्या होता है ये समझ में आया ना, V1 V2 V3 V4 V5 अगर है उसके साथ में डू फॉर्म का यूज किया जा रहा होता है। तो डू फॉर्म कैसे एक्ट करता है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा होता है, सहायक क्रिया की तरह काम कर रहा होता है, और वो क्या दिखाता है उस समय, टाइम दिखाता है। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस लीजिए जिसमें से, हल्ला ना कीजिए, इस जगह पे देखिएगा, यू आर स्टडिंग, इस जगह पे स्टडी हमारा मेन वर्ब था, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा था। ठीक है, बी फॉर्म हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है इस जगह पे। आगे रिटर्न फुट, एक सेंटेंस दूसरा हमने पढ़ा था अभी हैव वाला। ठीक है, कि यदि किसी सेंटेंस में हैव हैज और हैड अकेले आता है, उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आता है, तो वो सेंटेंस हमें पोजीशन दिखाएगा। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ही हैज अ डॉक्टर, उसके पास एक डॉक्टर है। दे हैड अ नर्स, उन लोगों के पास एक नर्स था, नर्स थी। ठीक है, यानी कि इस जगह पे वो पोजीशन दिखाने के बाद किया जाता है कि उनके पास कुछ था, उसके पास कुछ था, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ रहेगा, वो चीजें सेंस दे रहा है। पर जब हैव फॉर्म के बाद एक मेन वर्ब आ जाए, तो वो क्या काम करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा होता है। और उस जगह पे भी जो हैव हैज और हैड होते वो क्या दिखाते हैं, टाइम दर्शाने के काम में आते हैं। जैसे कि यू हैव ईटन फूड, आपने भोजन कर लिया है। ठीक है, आप खाना खा लिए हो, यानी कि ये जो खाना खाने की काम की है आपने, वो कब की है, प्रेजेंट में की है, पास्ट में की है या फ्यूचर में की है, पास्ट में नहीं की। यू हैव ईटन फूड यानी कि आपने अभी खाना खाया, रिसेंटली। हैव लगा यानी कि प्रेजेंट फॉर्म का होता है ना, हैव फॉर्म का प्रेजेंट क्या होता है, हैव और हैज, उसका पास्ट क्या होता है, हैड होता है। तो हैव और हैज यानी कि प्रेजेंट की बात की जा रही है, यानी कि खाना आपने खाया है, पास्ट तो हुआ है पर बहुत ज्यादा पास्ट नहीं हुआ, अभी तुरंत खाया आपने, थोड़ी देर पहले खाए होंगे। बहुत ज्यादा पहले खाओ तो वो पास्ट में हो जाते हैं, उससे भी ज्यादा पहले खाओ तो पास्ट परफेक्ट में चले जाते हैं, और अगर थोड़ी सी नजदीक में खाओ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं। टेंस हम लोग जब पढ़ेंगे तो उन चीजों को समझ रहे हैं। एक ऐसा काम जो अभी आपने तुरंत किया वो प्रेजेंट परफेक्ट, एक ऐसा काम जो थोड़ी देर पहले किए थे वो पास्ट इंडेफिनिट, और एक ऐसा काम जो बहुत पहले किए थे वो पास्ट परफेक्ट होता। पहले वाले काम को तीन तरीके से बांटा जा रहा था, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, थोड़ी सी संभल करके चलेंगे तो टेंस में जाकर के आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, यू हैव ईटन फूड यानी कि आपने खाना खा लिया है, यानी कि ये काम कब हुआ है, अभी हुआ, प्रेजेंट हुआ हुआ। तो ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और क्या दिखा रहा है, टाइम दिखाने का काम कर रहा है। उसी प्रकार से अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो डू फॉर्म है, जिस प्रकार से अभी बी फॉर्म ने कैसे काम किया, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किया फर्स्ट वाले सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस में हैव फॉर्म ने हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किया, थर्ड फॉर्म जो बनेगा हम लोग थर्ड सेंटेंस जो बनाएंगे उसमें से डू फॉर्म एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, और वो भी टाइम करेगा, टाइम शो करेगा। यू डू यू डू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल जाते हो, यानी कि गो आपका मेन वर्ब, टू स्कूल यानी कि स्कूल। ये जो टू लगता है किसी जगह पे जाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, किसी जगह पे जब भी आप जाओगे तो टू का यूज करना होता है। आई डू गो टू मार्केट, वी डू गो टू स्कूल, वी डू गो टू कॉलेज। ठीक है, तो टू हमेशा लगता है, तो गो के साथ में टू लगा स्कूल जाने के लिए। गो हमारा मेन वर्ब था, और ये डू जो था हमारा वो प्रेजेंट फॉर्म है डू फॉर्म का। डू फॉर्म का प्रेजेंट क्या होता है, डू और डज, और पास्ट क्या होता है, डीड होता है। इस जगह पे ये कैसे काम किया, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किया। यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो, या तो यू डू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, पर मैंने इस जगह पे हेल्पिंग वर्ब की तरह डू का यूज किया, और ये दर्शा रहा है कि ये जो डू है वो क्या शो कर रहा है, हमें प्रेजेंट का एक्शन शो कर रहा है कि आप स्कूल जाते हो, कब जाते हो, प्रेजेंट में जाते हो, रेगुलर बेसिस पे जाते हो। अगर इस चीज को मैं लिखूं कि यू डिड गो टू स्कूल, मतलब
आप स्कूल जा चुके हो, आप स्कूल जा चुके हैं यानी कि वो काम हो चुका है, ठीक है, आप स्कूल जा चुके थे। डीड क्या शो कर रहा होता है, पास्ट शो कर रहा होता है। जाने का काम तो आपने किया, पर जाने का काम आपने कब किया था, पास्ट में किया था। तो डू और डज क्या शो कर रहा है इस जगह पे, टाइमिंग शो कर रहा है। एक हेल्पिंग वर्ब की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन शो क्या करता है, टाइम शो करता है। इसका मतलब अभी तक हमें क्या समझ में आया कि सर यदि बी फॉर्म अकेले आता है तो स्टेटस शो करेगा, और बी फॉर्म किसी मेन वर्ब के साथ में आता है तो क्या शो करता है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन टाइम शो कर रहा होता है कि वो एक्शन हुआ कब है। दूसरे फॉर्म में जब हैव फॉर्म अकेले आता है तो वो पोजीशन शो कर रहा होता है, लेकिन जब हैव फॉर्म के साथ में कोई मेन वर्ब आ रहा होता है तो उस समय वो हैव फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, और वो टाइम दिखा रहा होता है कि वो एक्शन हुआ कब है। वो जो पोजीशन, उसमें तो पोजीशन नहीं दिखा रहा होता है, यानी कि हैव के बाद जो एक्शन दर्शाया गया, जो वर्ब आया है, वो जो वर्ब में जो काम हुआ है वो काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ है। वो सारी चीजों को कौन दिखा रहा होता है, हैव फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तब। और सेम उसी प्रकार से जब डू फॉर्म एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, डू डज और डिड, तो वो क्या दर्शा रहा होता है, टाइम दर्शा रहा होता है। कितना क्लियर है। नेक्स्ट क्या, फाइनाइट वर्ब, सेकंड वाला पार्ट में जो था ना वो उधर फाइनाइट वर्ब क्या, फाइनाइट वर्ब आर दोज वर्ब that have a definite relations with the subject. There are the main verbs of clause, sentence and can be changed according to the noun. देखिए क्या होते हैं, these are only used in present और past tense. Example, she walks home. यानी कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है पता है, एक ऐसा वर्ब होता है ना जिसका सब्जेक्ट के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन होता है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब वही चीजें होती है, जिसका सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिसका नहीं होता उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इन्फिनेटिव इन, हाँ नॉन फाइनाइट वर्ब कह रहे होते हैं। सी वॉक्स होम, वो घर जाती है। ये जो वॉक्स है वो कौन कर रही है, सी कर रही है, ठीक है। सी वॉक्ड होम, वो घर जाती, घर जाती, पास्ट की बात की जाता है, ठीक है। सी वॉक्स होम, वो घर जाती है। सी वॉक्ड होम, वो घर जा चुकी है, यानी कि वो घर जाती या घर पहुंच चुकी है। इस जगह पे देखिएगा, सी के साथ में मैंने वॉक्स लगाया, वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाया, उसके साथ होम किया, ठीक है। सी वॉक्स होम यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाती है, यानी कि वैसा काम जो रेगुलर बेसिस पे हुआ करता है। सी वॉक्स होम यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे होता है, यानी कि वो घर जाती है। उसी जगह पे अगर मैंने सिर्फ ये वर्ब को चेंज कर दिया, यानी कि ये जो फाइनाइट वर्ब है इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, V1 से V2, V2 से V3 अगर मैंने कर दिया तो उसका मतलब बदल जाता है। अब सी वॉक्ड होम यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इस जगह पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट थी, और इस जगह पे ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। ऐसा काम जो प्रेजेंट में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ऐसा काम जो पास्ट में होता था उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डीड या V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सी वॉक्ड होम यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर में आता है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, यानी कि ये काम प्रेजेंट में होता है और ये काम पास्ट में होता था। सिर्फ मैंने एक वर्ड को चेंज किया, वाक का V2 मैंने लगाया, और ये पूरी सेंटेंस की अर्थ बदल देता है। तो वही बताया जाता है कि फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट के साथ में अच्छा रिलेशन होता है, और ये दो ही फॉर्म में यूज किया जा सकता है, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट में। जब इसकी फ्यूचर बनानी होती तो शैल या विल का यूज करके इसे हम लोग आगे बढ़ा रहे होते हैं। क्लियर है। आगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब समझ आया, जिसका सब्जेक्ट के साथ में अच्छा रिलेशन है, वो दो प्रकार से यूज किए जाते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट में फ्यूचर बनाने के लिए शैल या विल का यूज करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, दीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब। इन वर्ब को हम लोग मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते, जैसे कि मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि वो दूल्हे के दोस्त होते हैं, दिखते हैं दूल्हे की तरह पर वो दूल्हा होता नहीं है। समझ में आया ना। जाएंगे पहन शेरवानी, पहन करके शेरवानी ही जाते हैं, या तो फिर ब्लेजर पहन करके ही जाएंगे, पर नागिन डांस करके वो कपड़े को खराब कर लेते हैं उस जगह पर, वो दूल्हे की तरह नहीं दिख रहे होते आखिरी में जा करके। तो वही चीज इस जगह पे है कि ये दिखते तो मेन वर्ब की तरह है, पर ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। इंस्टेड दीज आर यूज्ड एज, कई बार ये नाउन की तरह काम करेंगे, कई बार एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, कई बार एडवर्ब की तरह काम करेंगे। वैसे ही जैसे कि दूल्हे की दोस्त शादी में जाकर के दिखते हैं तो दूल्हे की तरह है, पर वहां से उतरने के बाद कई बार वेटर की तरह काम करते, खाना खिला देते सबको, अगर अच्छा दोस्त रहा तो। और अगर नहीं अच्छा दोस्त रहा तो फिर शराब पी करके एक तांडव मचा रहा होगा, झगड़ा कर रहा होगा, अलग अलग कामें कर रहा होता ना। वही चीज है कि दिखता तो बहुत साधारण सा आदमी है,
पर काम एक मेन वर्ब की तरह नहीं करता है, ये एक नाउन की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, या तो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा हो। हम मेन वर्ब नहीं बन सकता अभी वो, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला क्या होता है, इन्फिनेटिव, दूसरा जेरेंड, तीसरा पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल भी कितने होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। 8:30 हो गया, लेट से आए ना आप लोग। इन्फिनेटिव क्या होता है, एन इन्फिनेटिव इज अ फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ V1, ठीक है। यानी कि वर्ब का जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब क्या होता है, V1 V2 V3 V4 V5, V6 भी होते हैं क्या, नहीं होते। यानी कि यदि अगर हम लोग V1 के पहले 2 लगा दें और वो 2 प्लस, जैसे कि ये V1 है, ठीक है, और इसके पहले 2 लगा देते हैं, जैसे कि ईट लगा हुआ पहले आपके पास, मैंने लगा दिया 2 ईट, गो लिखा हुआ है उसके मैंने लगा दिया 2 गो, स्लीप लिखा हुआ है मैंने लगा दिया 2 स्लीप। यानी कि यदि ये सर्कल वाले वर्ड एक नाउन की तरह काम करेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कह रहे होते हैं। समझ में आया, फंक्शन एज कैसे करते हैं, एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहे होंगे, एक एडजेक्टिव की तरह, या तो एक एडवर्ब की तरह कर रहे होंगे। इस जगह पे देखिए, आई लव टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो देखिए टीच है, टीच क्या है, V1 है, पढ़ाना, लेकिन टू टीच यानी कि 2 प्लस V1 है, एक इन्फिनेटिव। आई लव टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। इस जगह पे काम नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है, मैं कोई काम कर रहा हूँ क्या, नहीं ना कर रहा हूँ। तो ये जो 2 प्लस V1 है वो किस तरीके से काम कर रहा है, मेरी पसंद यानी कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है ना। आगे देखिए, ही वॉज मेड टू क्लीन हिज रूम, उसे बनाया गया यानी कि उसे जबरदस्ती रूम साफ करवाया गया, ठीक है। तो टू क्लीन, मेड यानी कि करवाया गया, तो दैट्स फाइन। टू क्लीन यानी कि साफ कराना, और साफ कराना किस तरीके से काम कर रहा है, इस जगह पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, 2 प्लस V1, यानी कि इस जगह पे ये इन्फिनेटिव हो गया। जिसकी जगह पे 2 प्लस V1 एक नाउन, एक एडजेक्टिव या एक एडवर्ब की तरह काम करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कह रहे होते हैं। क्लियर हुआ। आगे देखिए, जेरेंट क्या होते हैं, when before function as a noun it is known as gerund। जब वर्ब का चौथा फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करे तो उसे मेन वर्ब कहते हैं, लेकिन जब वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि V1 प्लस ing, गो यानी ing गोइंग, ईट यानी कि ing ईटिंग, स्लीप यानी कि ing स्लीपिंग, ठीक है, डांस में से ing तो डांसिंग, सिंग में से ing तो सिंगिंग, अगर ये एक नाउन की तरह काम कर रहे हो तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, जेरेंड कहते हैं। स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर फिजिकल हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो तैरना है ये कोई काम कर रहे हैं क्या, अभी हम इस सेंटेंस में तैरना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तैर रहे हैं, नहीं ना तैर रहे हैं, बस बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो इस जगह पे क्या है, ये स्टेटस दर्शाने की बात कर रहा है, एक नाउन की बात किया जा रहा है। अगर ये स्विमिंग बोलता है कि मैं आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ, यानी कि सेंटेंस में काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो वो V4 की तरह काम करता है, V4 यानी कि वर्ब की तरह काम करता है। लेकिन इस जगह पे देखिए स्विमिंग जो है वो कोई काम नहीं बता रहा है, बताया जा रहा है कि तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तैरना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यानी कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तैरना एक काम हो गया, नाउन की तरह बताया जा रहा है। स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इस जगह पे धूम्रपान हम कर रहे हैं क्या, नहीं ना कर रहे हैं, बस उनके बारे में बता रहे हैं, यानी कि इस चीज के बारे में बताई जा रही है। इस जगह पे स्मोकिंग क्या काम कर रहा है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। यानी कि जब भी V4 एक नाउन की तरह काम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। आगे देखिएगा, आफ्टर ऑल द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इंक्लूडिंग टू, इफ अ वर्ब कम्स द वर्ब हैज टू बी इन V प्लस ing फॉर्म। यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो वो वर्ब कौन से फॉर्म में होगा, ing फॉर्म में होगा। जैसे कि ही इज लुकिंग, वह देख रहा है, फॉरवर्ड टू मीट यू, नहीं, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, यानी कि वो आपका राह देख रहा है मिलने के लिए, ठीक है, वो आपका राह देख रहा है मिलने के लिए। तो टू मीट यू नहीं, टू हमारा प्रीपोजिशन और उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो ing फॉर्म में आएगा, तो मीटिंग यू लगेगा। क्लियर है। आगे, ही इज गिवन टू, जैसे कि ही इज गिवन उसे दिया गया, टू ड्रिंक नहीं, टू ड्रिंकिंग, टू के बाद ड्रिंकिंग, ठीक है। ही इज प्रोन टू, टू लगा हुआ यानी कि उसके साथ मेकिंग, कुछ और रूल्स होंगे इसके साथ में। Some verbs, adjective और phrases takes preposition with them। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ में प्रीपोजिशन हमेशा ले रहे होते हैं। अब प्रीपोजिशन क्या होता है,
टू होता है, बाय होता है, ठीक है, अंडर, ऑन, वैसी चीजें होती है। अब यूज के साथ हमेशा टू आता है, यूज टू लगता है। एडिक्ट के साथ टू आता है, डिवोट के साथ टू आता है, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, देखिए, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रेन टू, इंक्लाइन टू होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ में हमेशा क्या आते हैं, टू एज अ प्रीपोजिशन आता है। और जब इन सारे वर्ड्स एक साथ में आएंगे, जैसे कि यूज टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, यानी कि आज के आखिरी में क्या आ रहा है, एक प्रीपोजिशन तो आ रही है ना। और इनके आखिरी में अगर प्रीपोजिशन आ रही तो उसके पीछे वाला रूल क्या था कि जिस भी जगह पे कोई प्रीपोजिशन हो उसके आगे आने वाले जो वर्ब होंगे वो कौन से फॉर्म में होंगे, आईएनजी वाले फॉर्म में होंगे। तो यूज टू के बाद आईएनजी आएगा, एडिक्टेड टू के बाद आईएनजी आएगा, जिस प्रकार से फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी आया, गिवन टू के बाद आईएनजी आया, प्रॉन टू के बाद आईएनजी आया। क्लियर है? पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब का थर्ड या फोर्थ फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब का पहला फॉर्म में आईएनजी यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म फंक्शन कैसे करे, एक एडजेक्टिव की तरह करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। द सिंगिंग बर्ड वाज द मेन अट्रैक्शन एट द इवेंट, कोई घटना हो रही थी, कोई इवेंट हो रही थी, कहीं हम लोग घूमने के लिए गए थे और वहां जो गाती हुई चिड़िया थी वो अट्रैक्शन का सबसे पहला स्रोत था। ठीक है, तो ये बर्ड है, बर्ड यानी कि चिड़िया, और ये बर्ड कैसी है, गाती हुई चिड़िया, यानी कि ये जो है जैसे कि सुंदर किताब, ठीक है, सफेद दीवार, तो दीवार की विशेषता क्या बताया जा रहा है, सफेद है, किताब कैसी है, सुंदर है, चिड़िया कैसी है, गाती हुई है। ठीक है, यानी कि ये गाती हुई क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ ना। इस जगह पे आईएनजी वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा, कैसे काम कर रहा है, विशेषता बताने की काम कर रहा है कि चिड़िया कैसी है, गाती हुई है। तो ये जो आईएनजी आया ये एक नाउन की तरह काम नहीं किया, नहीं, नाउन की विशेषता बताने के लिए काम किया, यानी कि एक एडजेक्टिव की तरह काम किया, जिस कारण से इसे क्या कहेंगे हम लोग, पार्टिसिपल कहेंगे। और पार्टिसिपल में जब बिफोर एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आगे, द डांसिंग बॉय इज माय फ्रेंड, नाचते हुआ लड़का मेरा दोस्त है, ठीक है, नागिन डांस करता हुआ। तो ये जो बॉय है ये कैसा है, ये नाचता हुआ लड़का है, यही तो डांस करता है, यही तो डांस कर रहा है, यानी कि इस लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो जो नाच रहा है, नाचता हुआ जो है, यानी कि आईएनजी फॉर्म जब एक एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे होता है। ठीक है, आगे देखिए, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब मैंने बताया ना कि जब V3 या V4 एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसे हम लोग पार्टिसिपल कह रहे होते हैं। अभी हमने देखा कि V4 एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा। उसी प्रकार से जब वर्ब का थर्ड फॉर्म फंक्शन कैसे करे कि एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे कि द इंजर्ड मैन वाज वेटिंग फॉर हेल्प, एक घायल व्यक्ति या तो एक पीड़ित व्यक्ति मदद के लिए इंतजार कर रहा था। तो ये जो आदमी है नाउन है, और ये नाउन कैसा है, घायल है। ठीक है, आदमी कैसा है, घायल है, दीवार कैसा है, सफेद है। ठीक है, यानी कि ये जो घायल है इसकी विशेषता के बारे में बात कर रहा है, इसी को तो डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस जगह पे ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और जब भी वर्ब का तीसरा फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कह रहे होते हैं। समझ में आया? सेकंड देखिए, ही थ्रोज द बर्न टोस्ट इन द बिन, ठीक है, वो जला हुआ जो टोस्ट है उसे डस्टबिन में डाल देता है। तो टोस्ट यानी कि एक रोटी जो होती है जिसे सेका जा रहा होता है ना, वो, ये क्या है, नाउन है, और इस नाउन में देखिए ये वर्ड जो है बर्न जो है, ये रोटी कैसी है, ये जो टोस्ट है वो कैसा है, जला हुआ है। ठीक है, तो जला हुआ टोस्ट को क्या करता है, वो डस्टबिन में फेंकता है। तो टोस्ट की विशेषता ही तो बता रहा है बर्न, टोस्ट की विशेषता ये तो बर्न है ना, यानी कि ये कैसे काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और जब भी वर्ब का तीसरा फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा वो क्या कहलाएगा, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। कितना क्लियर हो गया? और कुछ? चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग यहाँ तक की प्रैक्टिस करके आओगे। इसके बाद हमारे पास अभी बचे क्या हुआ, मॉडल्स बचा हुआ 13 का 13, वो मॉडल्स को हम लोग कल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।